चलिए, पहला नंबर प्रश्न है, संविधान सभा का उपाध्यक्ष कौन था? संविधान सभा के दो उपाध्यक्ष थे, सब्यसाची मुखर्जी और वीटी कृष्णामाचारी। ये दो उपाध्यक्ष हुए। तो विकल्प है सब्यसाची मुखर्जी, वीटी कृष्णामाचारी, ए और बी दोनों, और डी है के एम मुंशी। कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी इनका पूरा नाम था। ये प्रारूप समिति के सदस्य थे, जबकि सब्यसाची मुखर्जी और वीटी कृष्णामाचारी संविधान सभा के सदस्य थे। उत्तर आता है सी। 2 नंबर प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति संविधान सभा का सदस्य नहीं था? यानी कौन ऐसे सदस्य थे जो संविधान सभा का सदस्य नहीं था? अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, एन गोपाल स्वामी आयंगर, आचार्य जेबी कृपलानी। संविधान सभा के सभी सदस्य थे, सबके सब सदस्य थे, लेकिन आचार्य जेबी कृपलानी नहीं थे। ये लोकसभा इस समय कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे आजाद भारत के समय। उत्तर डी। तीसरा नंबर है, प्रोटेम स्पीकर किस देश से भारत के संविधान में लाया गया था? नहीं, इस क्वेश्चन को 2 नंबर को ऐसे आप क्लियर करिए। यह क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? तो क्वेश्चन को सुधार लीजिए। प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था। ए अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, एन गोपाल स्वामी आयंगर। यहां पर आचार्य जेबी कृपलानी नहीं थे। उत्तर डी। 3 नंबर, प्रोटेम स्पीकर किस देश से भारत के संविधान में लाया गया है? विकल्प है फ्रांस का संविधान, जापान का संविधान, ब्रिटेन का संविधान, और डी है ऑस्ट्रेलिया का संविधान। 3 का ए नंबर, फ्रांस के संविधान से प्रोटेम स्पीकर लिया गया। प्रोटेम स्पीकर जब लोकसभा और विधानसभा सदस्यों का निर्वाचन हो जाता है तो निर्वाचित सदस्यों में से केंद्र में राष्ट्रपति उन्हें शपथ दिलाते हैं और वो सभी सदस्यों को शपथ दिलाते हैं। ये प्रोटेम स्पीकर का कार्य है। प्रोटेम स्पीकर का 2 कार्य होता है, एक सभी सदस्य निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिला देना, और दूसरा अस्थायी रूप से लोकसभा का और राज्य में विधानसभा का अध्यक्ष का निर्वाचन करना। राज्य में राज्यपाल निर्वाचित सदस्य में एक सदस्य को शपथ दिलाते हैं, प्रोटेम स्पीकर कहलाते हैं, और वो उनका काम है। दूसरा कार्य है सभी सदस्यों को शपथ दिलाने के साथ साथ लोकसभा विधानसभा के अध्यक्ष का निर्वाचन करना, जैसे लोकसभा अध्यक्ष का होता है। यहाँ पर फ्रांस का संविधान। उत्तर 3। 4 है, अखिल भारतीय कांग्रेस ने 8 जुलाई 1949 को एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया था। यह संविधान के मसौदे पर विचार करने के लिए समिति थी। इस समिति में निम्नलिखित में कौन सदस्य था? कांग्रेस अब अंतिम रूप से इस बात की वैल्यूएशन करना चाहे कि भारत के संविधान में क्या कमी रह गई है। इसके लिए समिति 8 जुलाई 1949 को गठन कर चुका था। अब भारत का संविधान अंतिम स्टेज में था, बनने की तैयारी में थी, पूरी हो चुकी थी। तो उस स्टेज में एक कमेटी गठन करता है। उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, के एम मुंशी जी थे, एन गोपाल स्वामी आयंगर। ये विकल्प भी है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, के एम मुंशी, एन गोपाल स्वामी आयंगर। उपयुक्त सभी, यहाँ पर सभी आ जाएंगे। जबकि और भी सदस्य थे इसमें, एम आसफ अली, इसे नोट कर लें, एम आसफ अली, हुमायूं कबीर और के टी सेठ, बी आर गाडगिल और जेबी कृपलानी को इसका संयोजक बनाया गया था। उनके ऊपर भी बड़ी जिम्मेदारी दी गई। आचार्य जेबी कृपलानी इसके संयोजक बने थे। 5 नंबर कहता है, स्वतंत्रता के बाद भारतीय राज्यों को श्रेणी में रखा गया था। यानी 4 श्रेणी थी, ए, बी, सी और डी, यानी क, ख, ग, घ। क वर्ग में ऐसे राज्य था जिससे स्वायत्तता की दर्जा थी। बी वर्ग में ऐसे राज्य था, यानी ख वर्ग में ऐसे राज्य था जिसे
6 महीने के लिए केंद्र के अधीन रहना पड़ता था। तदुपरांत 6 महीने के बाद उसे क की तरह स्वायत्तता दी जाती थी। ग और घ वर्ग में ऐसे राज्य थे जिसे सदैव केंद्र के अधीन रहना पड़ता था। इस श्रेणी को खत्म किया 7वां संविधान संशोधन 1956 में और राज्य और केंद्र शासित प्रदेश रखा गया। विकल्प है, क्वेश्चन है, फिर से पढ़िए। स्वतंत्रता के बाद भारतीय राज्य की श्रेणी में रखा गया था। क वर्ग की श्रेणी में कौन राज्य नहीं था? तो मुंबई था। मुंबई से ही महाराष्ट्र और गुजरात 1960 में बना। बिहार भी था, मध्य प्रदेश था और हिमाचल प्रदेश नहीं था। हिमाचल प्रदेश दरअसल ग वर्ग की श्रेणी में शामिल किया गया था। हिमाचल प्रदेश ग वर्ग की श्रेणी में। यदि आप देखेंगे तो यूपीएससी का एक मॉडल एक इस श्रेणी से, उस समय के विषय वस्तु से या उस समय की राजनीतिक हालात से 3 प्रश्न रहते हैं। तो ऐसा लगा कि इसमें इस प्रकार की क्वेश्चन को भी लड़की को जानकारी रहना चाहिए। 6 नंबर क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन और विकल्प पढ़ता हूं, उसके बाद डिस्कशन। 6 नंबर, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद को किसी राज्य की सीमा घटाने का अधिकार है? संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद को किसी राज्य की सीमा घटाने का अधिकार है? 3 सब आर्टिकल 1, 3 सब आर्टिकल 2, 3 सब आर्टिकल 3 और 3 सब आर्टिकल 4। तो सबसे सवाल है कि 3 के तहत ही संसद को अधिकार है। 3 एक कहता है 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिलाकर एक राज्य बनाना, यानी बृहत राज्य की संकल्पना आर्टिकल 3 सब आर्टिकल 1 में प्रोविजन है। 3(2) कहता है कि किसी राज्य की सीमा को बढ़ाना और 3(3) कहता है किसी राज्य की सीमा को घटाना। यही प्रश्न है कि किसी राज्य की सीमा घटाना, तो 3(3) उत्तर आता है सी, उत्तर सी। 7 नंबर, हरियाणा भारत का राज्य कब बना? 1966 में पंजाब को बांट करके हरियाणा राज्य बनाया गया। पहले क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य भारत का कब बना? 1960, 1963, 1962 और 1966। 60, 63, 62, 66। 66 में पंजाब से ही हरियाणा को बांटा गया, अलग राज्य बनाया गया। पंजाब गुरुमुखी भाषा के नाम पर बना, जबकि हिंदी भाषा के नाम पर हरियाणा बना। दोनों ही राजधानी चंडीगढ़ पर विवाद खड़ा किया। 1966 में केंद्र में इंदिरा गांधी की सरकार थी, तो उन्होंने एक निर्णय लिया कि चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश के अधीन रखा जाए और पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, हरियाणा की राजधानी भी चंडीगढ़ को रखा गया। इस प्रकार 1966 में पंजाब से अलग होकर हरियाणा राज्य बना। हरियाणा राज्य कब बना? 1966। 8 नंबर, उत्तरांचल नाम से भारतीय राज्य का निर्माण होने के बाद उत्तराखंड नाम परिवर्तन कब किया गया? यानी उत्तरांचल नाम से भारतीय राज्य निर्माण होने के बाद, यानी उत्तरांचल के नाम से भारतीय राज्य का निर्माण हुआ, फिर कुछ दिनों के बाद उस राज्य का नाम उत्तराखंड रखा गया। ये कब रखा गया? 2000, ए 2000, बी 2006, सी 2008 और डी 2009। यहां पर राज्य का परिवर्तन की बात आई 2006 में, नाम परिवर्तन की बात आई 2006 में। 2006 में संसद को अधिकार बनता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 का सब आर्टिकल 4 के तहत किसी राज्य का नाम का परिवर्तन कर सकते हैं। तो यहाँ पर उत्तरांचल का नाम बदलकर उत्तराखंड किया गया और उत्तरांचल नाम से यह 9 नवंबर 2000 के राज्य अपने अस्तित्व में आती है और 2006 में इसका नाम उत्तराखंड किया गया। उत्तर बी 2006। 9 नंबर, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को प्रदान किया। यह संविधान के किस अनुच्छेद के तहत त्यागपत्र दिया गया है? अब ये करंट का क्वेश्चन है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब का त्यागपत्र हो चुका है। किस कारण से त्यागपत्र दिया है? वो कारण राजनीतिक मुद्दा है। राजनीतिक मुद्दा से क्वेश्चन नहीं आएगी, बशर्ते कि इसका आधार संविधान को आधार बनाया जाएगा। तो यहाँ पर पहला बात है आर्टिकल 66, जिसमें कार्यकाल इनका 5 वर्ष निर्धारित किया गया है और ये 5 वर्ष के बाद ये पुनः निर्वाचित भी हो सकते हैं। 267 का ये 2 कहता है कि 5 वर्ष पूर्व, यानी 5 वर्ष कार्यकाल पूरा होने से पहले भी ये त्यागपत्र दे सकते हैं।
इसी आधार पर जगदीप धनखड़ साहब ने त्यागपत्र दिया। जबकि 67 का 3 कहता है कि यदि उपराष्ट्रपति यानी राज्यसभा के सभापति संविधान की मर्यादा का हनन करते हैं तो ऐसी स्थिति में इनके ऊपर में हटाने संबंधी प्रस्ताव सर्वप्रथम राज्यसभा लाएगी और राज्यसभा जब से बहुमत से प्रस्ताव से पारित कर देती है तब इसे लोकसभा में लाया जाएगा और लोकसभा से पारित होने के बाद इनका पदमुक्ति की प्रक्रिया पूरी हो जाती है और उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे देते उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे देते हैं। तो ये 3 में था। और 68(1) कहता है नवीन राष्ट्रपति का निर्वाचन यथाशीघ्र करा लिया जाएगा। भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए समय सीमा का निर्धारण नहीं है, यथाशीघ्र करा लिया जाएगा, जैसा प्रयास किया जाएगा। तो 68 का सब आर्टिकल 1 कहता है। यहाँ पर दिए गए विकल्प में त्यागपत्र दिया, 5 वर्ष से पहले दिया, कार्यकाल बची हुई थी, 67 सब आर्टिकल 2 के तहत ये त्यागपत्र दिया। उत्तर बी। 10 नंबर, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ व्यक्ति के क्रम में कितने नंबर के क्रम में उपराष्ट्रपति थे? 10, 11, 14, 15। ये कैमे नंबर में आते थे? ये 14वें नंबर में व्यक्ति के क्रम में जगदीप धनखड़ थे। अब जो नए नवीन उपराष्ट्रपति बनेंगे ये 15वें व्यक्ति के क्रम में होंगे। जबकि इस बात मीडिया में आती है खबर कि विपक्ष को चाहिए कि उपराष्ट्रपति के रूप में जगदीप धनखड़ को ही प्रत्याशी बना देना चाहिए। ये राजनीतिक मुद्दा है और उपराष्ट्रपति को यह होना चाहिए क्योंकि वो पढ़े लिखे और राजनीतिक उच्च पद की सेवा दिए हैं। तो अब इन्हें दोबारा दावेदारी करने की आवश्यकता नहीं होना चाहिए। अब आप घर पर रह करके अपना जीवन को शेष जीवन जिए, लेकिन उन्होंने त्यागपत्र दिया। व्यक्ति के क्रम में ये 14वें उपराष्ट्रपति थे। उत्तर सी। 11, केंद्र में प्रशासनिक सेवा का शीर्ष अधिकारी कौन होता है? तो दिए गए विकल्प में कौन सबसे ऊंचा पद पर होता है? कैबिनेट सचिव, राष्ट्रपति सचिवालय सचिव, प्रधानमंत्री सचिवालय सचिव, संसदीय सचिव। केंद्र में आईएएस का सबसे ऊंचा पद होता है कैबिनेट सचिव और राज्य में आईएएस का सबसे ऊंचा पद होता है मुख्य सचिव। यहाँ पर पूरे केंद्र का ही बात है, तो यहाँ पर कैबिनेट सचिव। उत्तर ए। 12 नंबर में वरीयता क्रम प्रोटोकॉल में प्रथम कौन आता है? यानी हायरार्की में दिए गए विकल्प में कौन आता है? नंबर 1 भूतपूर्व राष्ट्रपति, बी सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, सी केंद्रीय मंत्रिमंडल का मंत्री और डी आता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त। इस व्यक्ति के क्रम में कैमे नंबर में आते हैं? तो इसमें सबसे पहले आएंगे भूतपूर्व राष्ट्रपति, बी। और हायरार्की के रूप में ये भी याद जानकारी रखें कि सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश को हायरार्की में 6ठा स्थान आता है। पहला स्थान राष्ट्रपति का, दूसरा स्थान उपराष्ट्रपति का, तीसरा प्रधानमंत्री का। तो 6ठे क्रम में आते हैं सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। केंद्रीय मंत्रिमंडल का जो मंत्री होते हैं वो 7वें नंबर पर आते हैं और उसके बाद आ जाते हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त, ये 9 क में आते हैं। 9 क जिसमें जोड़ा गया है टीएन सेशन के प्रयास से जोड़ा गया कि हमारी भी हायरार्की का स्थान को अंकित करके ऊंचा स्थान दिया जाए, तो 9 क के रूप में इनका स्थान दिया गया है। 13 नंबर, बजट सत्र प्रथम भाग और द्वितीय भाग के बीच की दूरी कितने दिनों की होती है? 2 से 3 सप्ताह। ए है 2 से 3 सप्ताह, बी है 3 से 4 सप्ताह, सी है 4 से 5 सप्ताह और डी है 5 से 6 सप्ताह। यहाँ 3 से 4 सप्ताह बजट सत्र प्रथम भाग और बजट सत्र द्वितीय भाग के बीच की दूरियां होती है। उत्तर बी 2 वाला। 14 नंबर, केंद्र में साधारण विधेयक संविधान के किस अनुच्छेद में चर्चा किया गया है? संविधान का अनुच्छेद 104, अनुच्छेद 105 और अनुच्छेद 106, अनुच्छेद 107। यहाँ पर आएगा साधारण विधेयक की चर्चा संविधान के अनुच्छेद 107 के भीतर किया गया है और 107 में साधारण विधेयक किसी भी हाउस में पेश हो सकते हैं। गतिरोध की स्थिति में साधारण विधेयक पर ज्वाइंट सेशन बुलाने की बात है, लेकिन ज्वाइंट सेशन की चर्चा संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत किया जाता है। ज्वाइंट सेशन की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, उनके अनुपस्थित रहने पर उपाध्यक्ष करेंगे, लोकसभा के उपाध्यक्ष, और उनके भी अनुपस्थित रहने पर राज्यसभा के उपसभापति का अधिकार होता है और उपसभापति भी यदि अनुपस्थित रहते हैं, उपस्थित सदन फैसला करेगा इस ज्वाइंट सेशन का अध्यक्षता कौन करेगा। लेकिन उपराष्ट्रपति जो राज्यसभा के सभापतित्व भी करते हैं, इन्हें ज्वाइंट सेशन का अध्यक्षता करने का अधिकार नहीं होता है।
कारण इसका यह है, उपराष्ट्रपति एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो सभापतित्व करते हैं राज्यसभा का, लेकिन किसी भी हाउस के सदस्य नहीं हैं। इसलिए उन्हें अध्यक्षता करने का, ज्वाइंट सेशन का अध्यक्षता करने का अधिकार नहीं होता है। यहां संविधान के अनुच्छेद 107 उत्तर डी 15 संसद सदस्य की गिरफ्तारी दीवानी मामले में सदन की शुरुआत होने से कितने दिन पूर्व या बाद में गिरफ्तारी नहीं किया जा सकता है, सिर्फ दीवानी मामले में। फौजदारी मामले में किसी वक्त गिरफ्तारी किया जा सकता है, लेकिन दीवानी मामले में यह संविधान कहती है कि सदन के सत्र के शुरुआत के 40 दिन पहले और सदन के सत्र के समाप्ति के 40 दिन बाद तक इन्हें गिरफ्तारी नहीं की जा सकती है। यदि गिरफ्तारी होती है, यदि लोकसभा सदस्य हैं तो लोकसभा अध्यक्ष को जानकारी देना होगा। लोकसभा के अध्यक्ष को सूचना देने के बाद ही कोई भी पुलिस अधिकारी उन्हें गिरफ्तार कर सकते, किसी भी संसद सदस्य को, लोकसभा सदस्य को गिरफ्तार कर सकते हैं। यही बात राज्यसभा सदस्य के साथ भी होगा, तो राज्यसभा के सभापति को जानकारी देना होता है। यहां पर 40 दिन उत्तर डी 16 आचार समिति का गठन भारत का कौन सी सदन सर्वप्रथम गठित किया था? ए लोकसभा, बी राज्यसभा, सी विधानसभा और डी विधान परिषद। सबसे पहले राज्यसभा ने गठन किया और राज्यसभा सबसे पहले 1997 में 1997 में आचार समिति का गठन किया और लोकसभा उसके बाद 2000 में इसे गठन किया। आचार समिति सदन के सदस्यों के विशेषाधिकार से संबंधित एक समिति होती है। इस बात की भी जांच करने का अधिकार इस आचार समिति को अधिकार होता है, लेकिन भारत में सबसे पहले राज्यसभा इस समिति की गठन किया था। 17 संसद के विषयगत समिति के दायरे में कौन नहीं आता है? संसद की विषयगत समिति में कौन नहीं आता है? विकल्प है याचिका समिति, बी है कृषि संबंधी समिति, सी पर्यावरण और वन समिति और डी विज्ञान और प्रौद्योगिकी समिति। विषयगत समिति पीवी नरसिम्हा राव के शासनकाल में लाया गया 1993 में, और विषयगत समिति में उस मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र से संबंधित बातों का वह समिति अपनी सुझाव, सलाह और कार्य करने का कार्य भी करती है। इस समिति में कृषि संबंधी समिति, पर्यावरण वन समिति, विज्ञान और प्रौद्योगिकी समिति आते हैं। लोकसभा के 15 सदस्य और राज्यसभा के 7 सदस्य इस तीनों समिति में अलग अलग होते हैं, यानी 22 सदस्यीय से सभी समिति होती है। इसमें 15 सदस्य लोकसभा, 7 सदस्य राज्यसभा। फिर से बात को समझें, कृषि संबंधी समिति यदि है तो लोकसभा के 15 सदस्य, 7 सदस्य राज्यसभा के होंगे। विज्ञान और प्रौद्योगिकी समिति है तो लोकसभा के 15 सदस्य, 7 सदस्य राज्यसभा के होंगे। और विज्ञान और प्रौद्योगिकी वन एवं पर्यावरण समिति यदि है तो वह ऑलरेडी लोकसभा के 15 सदस्य, 7 सदस्य राज्यसभा के होंगे। याचिका समिति इस विषयगत समिति में नहीं आते हैं। याचिका समिति दोनों सदन में अलग अलग होती है। सदन में यदि कोई सदस्य याचन करता है, विधेयक लाता है, तो इस संबंध में यह समिति कार्य करती है। याचिका समिति यहां नहीं है विषयगत समिति के दायरे में। उत्तर आता है ए। 18 किस समिति में सभी सदस्य सत्तारूढ़ दल या इसके गठबंधन से संबंधित सदस्य होते हैं? इसे सदन में सरकार का अभिभावक समिति भी कहा जाता है। ए प्राक्कलन समिति, बी सरकारी उपक्रम समिति, सी लोक लेखा समिति और डी कृषि संबंधी समिति। प्राक्कलन समिति इसका उत्तर होता है। प्राक्कलन समिति में सत्तारूढ़ दल और इसके अलायंस के सदस्य के साथ ही होते हैं। लेकिन एक बात यह भी ध्यान रखें, यदि प्राक्कलन समिति में लोकसभा के उपाध्यक्ष इस समिति के अध्यक्ष सदस्य बनाया जाता है तो प्राक्कलन समिति का उन्हें अध्यक्ष बना दिया जाएगा। लेकिन जितने भी सदस्य होते हैं सब के सब सत्तारूढ़ दल या सत्ता से संबंधित होती हैं। यह सरकार को उचित सलाह वित्त मामले में यह देने का कार्य करती है। कभी कभी हो जाता है क्या, सत्तारूढ़ दल जब अहम की भावना को पैदा करता है तो विपक्ष के बात को नहीं सुनता है। ऐसी स्थिति में यदि विपक्ष के बातों में तर्क होता है और इससे देश को लाभ होता है तो यह समिति यानी याचिका समिति यानी यह जो प्राक्कलन समिति है वह सरकार को अपेक्षित सलाह और सुझाव देने का कार्य करती है। या प्राक्कलन समिति 30 सदस्यीय होती है। प्राक्कलन समिति और लोक लेखा समिति को संसद का जुर्मा बहन भी कहा जाता है। 19 नंबर, यदि बिहार से 4 सदस्य राज्यसभा में निर्वाचित होना है तो विजयी प्रत्याशी को कितने विधानसभा सदस्य का वोट अर्जित करना होगा?
बिहार में जैसे 4 सीट राज्यसभा का निर्वाचित करना है, तो यहाँ एक फॉर्मूला होता है कि विजयी होने वाले कितने प्रत्याशी हैं, कितना सदस्य है, जस्ट एग्जाम्पल्स, कितना बिहार विधानसभा सदस्य भाग लेगा, 243 बिहार विधानसभा सदस्य है। इसमें से 4 + 1 + 4 4 सदस्य प्रत्याशी है, +1 + 1, तो इस प्रकार से इसको भागा देंगे तो यह आप फ्रैक्शन तोड़ने के बाद 49 सदस्य आते हैं। एक सदस्य के लिए ऐसी स्थिति में 49 विधायक का समर्थन लाना होगा, जो पहली वरीयता उनको लिखेगा। हालांकि राज्यसभा सदस्य का निर्वाचन भी एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है, तो पहला चॉइस वह 49 सदस्य देने के बाद ही वह विजयी हो सकते हैं। यहाँ विकल्प भी है 41, 45, 47, 49, यहाँ 49 होगा, उत्तर डी। 20 नंबर क्वेश्चन है, शून्य आधारित बजट का विकास किस देश में हुआ था? ए भारत, बी संयुक्त राज्य अमेरिका, सी फ्रांस और डी ऑस्ट्रेलिया। शून्य आधारित बजट यह संयुक्त राज्य अमेरिका में लाया गया था और निजी उद्योग के प्रबंधन में पीटर ए पियर ने 1969 में इसकी व्यवस्था को लाया था। राष्ट्रपति जिमी कार्टर 1978 में शून्य आधारित बजट को लाने का कार्य किया था। वो अमेरिका के राष्ट्रपति थे जिमी कार्टर, राष्ट्रपति के रूप में जिमी कार्टर, देश में संयुक्त राज्य अमेरिका। और इस शब्द को एक परिणार्थ लाने का कार्य जो था वो निजी उद्योग के प्रबंधन में पीटर ए पियर 1969 में लाया और 1978 में अमेरिका के राष्ट्रपति जिमी कार्टर साहब थे, उन्होंने इस चीज को 1978 में अमेरिका के राष्ट्रपति जिमी कार्टर थे जिन्होंने लाया। यहां उत्तर बी संयुक्त राज्य अमेरिका। 21 नंबर, रेल बजट को आम बजट से भारत में नरेंद्र मोदी की सरकार ने दोबारा जोड़ दिया। पहले था 1921 में एडवर्ड्स कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर 1924-25 में रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया। इसे नरेंद्र मोदी की सरकार ने 2017 में रेल बजट को आम बजट से जोड़ दिया और 1 फरवरी से बजट पेश करने की प्रक्रिया को शुरुआत किया। यानी ब्रिटिश सरकार के समय से ही भारत की बजट फरवरी के अंतिम दिन शाम के वक्त में 4 बजे लाया जाता था, लेकिन इस 4 बजे को यशवंत सिन्हा जी जब वित्त मंत्री बने तो 11 बजे कर दिया। लेकिन दोनों को जोड़ा नरेंद्र मोदी की सरकार 2017 में और दोनों को जोड़कर बजट पेश करने वाला भारत का वित्त मंत्री अरुण जेटली थे। उत्तर आता है सी। 22 कहता है लेखानुदान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? लेखानुदान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 116 से संबंधित है। लेखानुदान होता है कि लोकसभा के अग्रिम अनुदान देने की शक्ति को लेखानुदान कहा जाता है। अब चुनाव के लिए जाना है सरकार को, या किसी ऐसी समस्या आ जाती है सरकार को चलने के लिए, जो एक निश्चित राशि जो बजट में शामिल होना चाहिए, बजट समय पर पेश नहीं होगा तो लेखानुदान से ही स्वीकृत की जाती है। यदि लेखानुदान के रूप में पेश नहीं होता है तो एकमात्र भारत के प्रधानमंत्री 1991 में चंद्रशेखर जी ने लेखानुदान के बदले में तदर्थ बजट, वोट एंड अकाउंट बजट को पेश किया था, जो कुछ समय के लिए यह बजट लाया गया था। तदर्थ बजट पेश करने वाला भारत का एकमात्र प्रधानमंत्री रीजन में हुआ और वह था चंद्रशेखर। 24 नंबर कहता है लेखानुदान 116। 23 नंबर, महिलाओं को लोकसभा का विधानसभा में आरक्षण किस संविधान संशोधन के तहत दिया गया? वह 106 नारी वंदन प्रधानमंत्री ने नाम दिया था इनका। 106 संविधान संशोधन के तहत इस प्रस्ताव को पारित कर दिया गया। इसे नया परिसीमन 2026 में गठन होगा तो भारत का कौन सा लोकसभा और विधानसभा का क्षेत्र रिजर्व रहेगा महिला के लिए, यह निर्वाचन आयोग तय करेगी। 2029 का जो चुनाव होगा उस 29 के चुनाव में महिला अब लोकसभा में अपने स्थान को ग्रहण करेंगे, जो 33% रिजर्वेशन दिया गया है। 24 नंबर, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हटाने संबंधी प्रस्ताव लाया जाता है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 सब आर्टिकल 4 के तहत यदि सर्वोच्च न्यायालय का कोई भी न्यायाधीश संविधान की मर्यादा का हनन करेंगे, उन पर हटाने संबंधी प्रस्ताव लाया जाता है।
यदि लोकसभा इसे लाने का काम संसद करती है, यदि लोकसभा में पहली बार लाया जाता है तो लोकसभा के 100 सदस्य लिखित रूप से सदन के अध्यक्ष को जानकारी देंगे। यदि राज्यसभा होती है तो 50 सदस्य कम से कम और राज्यसभा के सभापति को जानकारी देंगे। उसके बाद दोनों सदन इसे पारित कर देती है तो राष्ट्रपति उन्हें बर्खास्त कर देते हैं। लेकिन राष्ट्रपति और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की हटाने संबंधी प्रस्ताव में राष्ट्रपति पर तो महाभियोग लाया जाता है। इसमें एक बात यही अंतर है कि राष्ट्रपति के लिए दूसरी सदन जो होगी वह कमेटी गठन करती है जो 3 सदस्यीय न्यायिक समिति होती है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के लिए पहली सदन होती है जो कमेटी गठन करता है। फर्क इतना होता है 124(4) और एक फर्क और है, संविधान के अनुच्छेद से भी राष्ट्रपति पर महाभियोग आर्टिकल 61 के तहत लाए जाते हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश पर संविधान का अनुच्छेद 124(4). 124(4) उत्तर डी। 25 नंबर, यदि किसी राज्य विधान परिषद का गठन किया जाता है तो संसद की कितने बहुमत से प्रस्ताव को स्वीकार करने के बाद किसी राज्य में लागू किया जा सकता है? साधारण बहुमत से। दरअसल बात यह होती है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 169 यह कहती है कि यदि कोई राज्य अपने राज्य विधान परिषद को बनाना चाहती है तो उस राज्य की विधानसभा से प्रस्ताव पास होने के बाद इसे केंद्र भेजा जाता है और केंद्र में दोनों सदन में से किसी भी हाउस में लाया जाता है। लेकिन दोनों सदन अपनी अपनी सदन से साधारण बहुमत से प्रस्ताव को पास करेंगे तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद एक निश्चित तिथि से उस राज्य विधान परिषद का गठन हो जाता है। अभी वर्तमान में भारत के 6 राज्य में ही विधान परिषद है। एक उत्तर प्रदेश, इसमें 99 सदस्य है, बिहार 75, कर्नाटक 75, महाराष्ट्र 78, आंध्र प्रदेश 50, तेलंगाना 40 सदस्य है। जम्मू कश्मीर में अब नहीं है क्योंकि जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है, राज्य में ही विधान परिषद होती है। यह बहुमत की बात है, साधारण बहुमत, उत्तर ए। 26 नंबर, भारत का कौन सा राज्य है जहां कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका की राजधानी अलग अलग है? वह आंध्र प्रदेश है। तीनों सरकार के 3 अंगों की राजधानी यानी हाईकोर्ट, लेजिस्लेचर यानी विधानसभा और सरकार जहां कार्यपालिका के रूप में बैठती है, तीनों का अलग अलग स्थान है आंध्र प्रदेश। एक और 25 है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल विधानमंडल द्वारा स्वीकृत विधेयक को राज्यपाल के पास भेजता है? तो वह आर्टिकल 202 के तहत होता है। 202 के तहत यह भेजता है राज्यपाल के पास, राज्यपाल इसे राष्ट्रपति के पास भेजते हैं और इसी पर सुप्रीम कोर्ट का विवाद था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय में कहा कि राज्यपाल को 30 दिन के भीतर निर्णय लेना होगा और राष्ट्रपति को 90 दिनों का समय का निर्धारण किया था। इसी पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी भेज चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के अध्यक्ष को, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को, क्या इस प्रकार का समय निर्धारण करना क्या सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार बनता है? जो अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने किसी प्रकार का जवाब नहीं दिया है, जबकि इस प्रकार का समय निर्धारण करने का अधिकार संसद को होता है, सुप्रीम कोर्ट के अधिकार नहीं होगा। संविधान में संशोधन करने का अधिकार एकमात्र संस्था भारत की संसद को है, इसलिए चर्चित आर्टिकल्स में से यह आर्टिकल आता है। 26 नंबर है, भारत का कौन सा राज्य है जहां कार्यपालिका हो गया? 27 नंबर, अशोक के शासनकाल में 5 प्रांत था, इसमें उत्तरापथ की राजधानी कहां थी? इसमें उत्तरापथ की राजधानी कहां थी? उत्तरापथ की राजधानी ए है तक्षशिला, बी है उज्जैनी, सी है तोशली और डी है सुवर्णगिरी। उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला थी, जबकि अवंती राष्ट्र जो थी वह उज्जैनी था। तोशली, कलिंगा, दक्षिणापथ, सुवर्णगिरी और प्रासी पूर्वी प्रांत जो हुआ करता था वह पाटलिपुत्र राजधानी थी। यही प्रांत अशोक के समय में था। 28 नंबर, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना 1866 में किया गया। यह सर्वप्रथम कहां स्थापित हुई थी? यह सर्वप्रथम आगरा में स्थापित की गई थी 1866 में। इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861 के तहत उत्तर प्रदेश में यह आगरा में स्थापित थी। उसके बाद 1875 में
इसे इस इलाहाबाद शिफ्ट किया गया, जिसको वर्तमान में प्रयागराज कहा जा रहा है। यहां उत्तर सी। 29 नंबर है, स्वतंत्र भारत में संविधान सभा का प्रथम सम्मेलन कब हुआ था? 15 अगस्त 1947, 16 अगस्त 1947, सी 17 अगस्त 1947 और डी 18 अगस्त 1947। दरअसल भारत की आजादी 15 अगस्त 1947 को हुई। तो संविधान सभा तो 9 दिसंबर 1946 से कार्य करना शुरुआत कर दिया था, पहली बैठक हुई थी। तो देश जब आजाद हुआ तो 14 तारीख के अर्धरात्रि में ही संविधान सभा की सदस्य सरोजिनी नायडू को अधिकृत किया गया कि भारतीय महिला की ओर से भारत का तिरंगा प्रधानमंत्री नेहरू जी को प्रदान करेंगे। लेकिन सरोजिनी नायडू अनुपस्थित रही, तो संविधान सभा की दूसरी सदस्य हंसा मेहता जी थे, जो भारतीय महिला की ओर से पंडित नेहरू को प्रदान किया और झंडोत्तोलन हुई। 12 तारीख के बाद वो अगली तारीख 15 तारीख को चला जाता है। तो 14 तारीख के अर्धरात्रि अर्थात 15 तारीख को यह संविधान सभा के सदस्य नीचे आए, जिसको आज संविधान भवन कहा जाता है, जो पुरानी संसद भवन थी। उसी भवन के छत के नीचे संविधान सभा ने रात भर इस पर संविधान बनाने पर चर्चा किया। तो आजाद भारत का यह संविधान सभा की पहली बैठक 14 अगस्त के अर्धरात्रि यानी 15 अगस्त 1947 को आयोजित की गई। यह उत्तर आएगा 15 अगस्त 1947, उत्तर ए। महात्मा गांधी ने अंतिम उपवास कहां पर किए थे? ए नोआखली, बी नई दिल्ली, सी कोलकाता और डी पटना। नोआखली में किए थे उपवास, लेकिन अंतिम उपवास नई दिल्ली में किए थे और नई दिल्ली में ही उसके बाद वो 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने गोली लगा दिया। यह अंतिम उपवास नई दिल्ली में किया। 31, लगातार 3 बार प्रधानमंत्री अब तक भारत में कितने प्रधानमंत्री बने हैं? अब तक 2 ही। उत्तर है 1, बी है 2, सी है 3, सी है 4, डी है 4। अब तक भारत के 2 प्रधानमंत्री, पंडित जवाहरलाल नेहरू और दूसरा नरेंद्र दामोदर दास मोदी, लगातार 3 बार निर्वाचित होकर के भारत के प्रधानमंत्री बने। यहां पर लगातार शब्द कह रहा है, इसलिए यहां पर उत्तर आता है 2, उत्तर आएगा बी। 32 नंबर है, क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है? क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है? लोहा, मैग्नीशियम, कैल्शियम, Fe, Mg, K, Mn। यहां Mg आएगा, मैग्नीशियम। 32 का बी। 33, किस फसल की खेती में सर्वाधिक भूमि क्षरण होता है? भूमि क्षरण होता है। ए ज्वार, बी आलू, सी गेहूं और डी सोयाबीन। किसमें भूमि क्षरण होता है? बी आलू में भूमि क्षरण अधिक होता है, तुलनात्मक रूप से इन सभी का। उत्तर बी। खाद्य ऊर्जा को किस इकाई में मापा जाता है? ए कैलोरी, बी केल्विन, सी जूल और डी अर्ग। सी जूल में नापा जाता है, उत्तर सी। कोयले की खानों में कौन सी गैस निकलती है? नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरीन गैस। 35 का सी, मीथेन। भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? 36 नंबर, भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? हाइड्रोजन, ए हाइड्रोजन, बी मीथेन, सी प्राकृतिक गैस और डी इथेनॉल। ए हाइड्रोजन को कहा जाता है, उत्तर ए। 36 का ए। 37, सीएफसी गैस में कौन सा तत्व ओजोन के विनाश में सबसे अधिक सहायक होता है? ए ऑक्सीजन, बी क्लोरीन, सी गंधक और डी फास्फोरस। इसमें ऑक्सीजन का चरण होता है, उत्तर ए ऑक्सीजन। 38, मिट्टी में मीथेन गैस उत्पन्न करने वाले बैक्टीरिया का नाम क्या है? लैक्टोबैसिलस, मीथोग्रास, प्रोटोजोआ, राइबोजियम। मीथोग्रास बैक्टीरिया मीथेन गैस उत्पन्न करता है मिट्टी में, उत्तर बी। 39, विश्व में सबसे अधिक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित करने वाला देश कौन सा है? भारत,
पाकिस्तान, अमेरिका, ईरान। तो यहाँ सबसे अधिक अमेरिका आता है, 39 का सी। 40 आयोडीन की सर्वाधिक मात्रा कहां पर संचित रहती है? पैराथायराइड, थायराइड, पिट्यूटरी, उपयुक्त सभी। 40 का बी थायराइड, उत्तर बी। 41 कृत्रिम वर्षा के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर क्लोराइड। कृत्रिम वर्षा के लिए सिल्वर नाइट्रेट, उत्तर ए। 42 मानव निर्मित ग्रीन हाउस गैस कौन सी होती है? मानव निर्मित ग्रीन हाउस गैस कौन सी होती है? सीएफसी, ऑक्सीजन, एलडीटी, सल्फर डाइऑक्साइड। एलडीटी आएगा, उत्तर सी। 43 कौन सी गैस ओजोन मंडल को सबसे अधिक प्रभावित करता है? कौन सी गैस ओजोन मंडल को सबसे अधिक प्रभावित करता है? कार्बन डाइऑक्साइड, ए, बी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सी ऑक्सीजन, डी सल्फर डाइऑक्साइड। 43 का बी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सीएफसी, बी। 44 केंद्र सरकार ने नवीन जनगणना नीति में निम्नलिखित में से किस विषय वस्तु का पहल नहीं किया है? क्या नहीं किया है? जनगणना वर्ष 2025 से आरंभ होगी, 25 से आरंभ किया जाएगा, ठीक, यह सही है। बी कहता 10 की एक कार्यक्रम 2035 में समाहित होगा। अब 1-10 की जो हम लोग पढ़ते थे 11 से 21, 21 से 31, अब यह 1925 से 35 है, तो अब इसी प्रकार से 35 से 45 चलेगी, 45 से 55 चलेगी, 10 की ऐसा माना जाएगा। कोविड के कारण जनगणना प्रभावित हुई, अब इसमें लेट होने के कारण उसमें सरकार ने जातिगत जनसंख्या कराने का निर्णय ले चुका है, इसमें वक्त लगेगा, इसलिए सरकार ने अपनी 10 की व्यवस्था को परिवर्तन करने का निर्णय लिया है। जाति आधारित जनगणना होगी, सही है। डी कहता है जनगणना पुनः 2031 में आयोजित होगी, नहीं होगी, 10 की लिया गया तो अब 35 में होगी, इसलिए डी उत्तर गलत है और गलत को ही छांटना है, उत्तर डी। 45 नंबर लोकसभा चुनाव 2025 में किस जनजाति ने पहली बार मतदान में भाग लिया था? ये पता होगा, काफी चर्चित ये मुद्दा रहा था। ये सोम्पेन जनजाति ने लोकसभा के चुनाव में भाग लिया। यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में यह सोम्पेन जनजाति है जो सबसे पहले भाग लिया। 2011 की जनगणना में इसकी संख्या बहुत ही कम है। 2011 की जनसंख्या में 229 मात्र ही ये सोम्पेन जनजाति की जनगणना थी। 46 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नालंदा के प्राचीन खंडहर के पास अंतर्राष्ट्रीय संस्थान नालंदा विश्वविद्यालय के नवीनतम परिसर का उद्घाटन कब किया? ये चुनाव जीतने के बाद बिहार की पहली यात्रा पर आए थे और इसका उद्घाटन भी किए थे। इसमें डेट है 19 जून 2024, 22 जून 2024, 26 जून 2024 और 30 जून 2024। 46 का उत्तर आता है 26 जून 2024। नहीं सॉरी, 46 का ए आएगा, 19 जून 2024। ए 19 जून 2024। 47 गंगा उत्सव अक्टूबर 2024 में कहां पर आयोजित किया गया? गंगा उत्सव कहां पर आयोजित किया गया? ए ऋषिकेश, बी प्रयागराज, सी हरिद्वार और डी हुगली। यह हरिद्वार में किया गया, उत्तर सी। 48 भारतीय संविधान का संस्कृत और मैथिली भाषा में अनुवाद का अनावरण राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कब किया गया? 25 नवंबर 2024, 26 नवंबर 2024, 27 नवंबर 2024 और डी है 28 नवंबर 2024। 48 26 नवंबर 2024, चूंकि भारत का संविधान 26 नवंबर को बना तो मैथिली और संस्कृत में यह अनुवाद जो संविधान की गई उसका राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उपस्थित उपराष्ट्रपति भी थे, जगदीप धनखड़ साहब भी थे, लेकिन विमोचन इसका राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया 26 नवंबर 2024 को, उत्तर बी।
49 किस देश के राष्ट्रपति दिसंबर 2024 में मार्शल लॉ लागू करने के प्रयास के लिए जांच चला गया? ए जापान, बी दक्षिणी कोरिया, सी ताइवान और डी इंडोनेशिया। और यहां पर मार्शल लागू करने का प्रयास किया गया, उत्तर बी दक्षिण कोरिया। 50 2025 में G20 की अध्यक्षता कौन करेगा? भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, अर्जेंटीना। अब दक्षिण अफ्रीका करेगा, उत्तर सी। हाँ, दक्षिण अफ्रीका। 51 51 भारत में गरीबी कितने प्रतिशत वर्तमान में है? 5%, 6%, 7%, 8%। 5% आंकड़े में आ रहे हैं, उत्तर ए। 52 भारत के किस राज्य की सरकार ने जंगल में आग पर काबू पाने के लिए पार पीरूल लाओ पैसे पाओ अभियान शुरुआत किया है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। यह शुरुआत करने वाला उत्तराखंड थे। 8 मई 2024 को रुद्रप्रयाग में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी द्वारा यह शुरुआत किया गया। जंगल में आग लगता है, उससे बचाने के लिए नवयुवकों से अपील किया है। 53 अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कौन सा नाम का प्रस्ताव रखा है? ए विजयपुरम, गोपुरम, सी लक्ष्मीपुरम, सरस्वतीपुरम। ए विजयपुरम, उत्तर ए। 54 विश्व का कौन सा ऐसा शहर है जहां मांसाहारी भोजन की बिक्री पर प्रतिबंधित किया गया है? विश्व में ऐसा कौन सा है? टोक्यो, न्यूयॉर्क सिटी। ए टोक्यो, बी न्यूयॉर्क सिटी, सी पालिताना और डी पेरिस। आप लोग बताएं। पालिताना ये गुजरात में आता है और 15 जुलाई 2024 को यह निर्णय लिया गया, पालिताना। और यहां पर जैन भिक्षुओं ने इसे अहिंसा के रूप में बड़ी ही जश्न मनाया। 55 कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की मेजबानी किस शहर में आयोजित की जाएगी? सिडनी, कैपटाउन, ग्लासगो, लंदन। 55 का सी कैप ग्लासगो, ग्लासगो में किया जाएगा, उत्तर सी। 56 एशियन गेम्स 2026 के प्रदर्शन में खेल के रूप में किसे शामिल किया गया? ए कबड्डी, बी योगासन, क्रिकेट, सी और डी हॉकी। 56 योगासन को शामिल किया गया। पहली मर्तबा एशियन गेम्स में 2026 में शामिल होगा योगासन, उत्तर बी। 57 कविराज की उपाधि से कौन सा राजा जाना जाता था? ए उपेंद्र राज, बी राजा भोज, सी वासुदेव और डी पृथ्वीराज तृतीय। राजा भोज कविराज के नाम से जाना जाता था। 57 का उत्तर बी। उपेंद्र राज परमार वंश के संस्थापक थे। 58 द्वैतवाद से संबंधित मत रखने वाला दक्षिण भारत का कौन वैष्णव संत थे? द्वैतवाद से संबंधित रखने वाला दक्षिण भारत का कौन संत था? ए रामानुजाचार्य, बी माधवाचार्य, सी विष्णु स्वामी और डी निम्बिकाचार्य। इसमें 58 का बी माधवाचार्य। रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैतवाद के थे, ब्रह्म संप्रदाय का माधवाचार्य थे और द्वैतवाद का जो द्वैतवाद के समर्थक थे माधवाचार्य। रुद्र संप्रदाय का विष्णु स्वामी जो शुद्धाद्वैतवाद के थे और संकादिक संप्रदाय का निम्बिकाचार्य थे और उन्होंने द्वैतवाद के मत के समर्थक थे। 59 बाबर द्वारा रचित बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखा गया है। इसका अनुवाद फारसी भाषा में किसके द्वारा किया गया? तो फारसी भाषा में इसका अनुवाद अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था, उत्तर ए। 60 कौन सा मुगल शासक था जिन्होंने सप्ताह के 7 दिन 7 रंग की कपड़ा पहनने का नियम बनाया? ए बाबर, बी अकबर, सी हुमायूं और डी जहांगीर। ये हुमायूं थे, सी हुमायूं।
61। सूर्य उपासना की शुरुआत किस मुगल शासक के द्वारा आरंभ किया गया? जहांगीर, शाहजहां, हुमायूं, अकबर। अकबर के द्वारा शुरुआत किया गया। उत्तर डी। किस मुगल शासक के समय सर्वाधिक हिंदू सेनापति था? शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब, अकबर। सबसे अधिक औरंगजेब का था। सबसे अधिक हिंदू सेनापति जो था औरंगजेब के समय में था, और सबसे बड़ा प्रांत औरंगजेब का, उसके बाद अकबर का। 63। कभी भारत का स्वर्ग के नाम से भारत का कौन सा क्षेत्र जाना जाता था? कभी भारत का स्वर्ग कहा जाता था, अभी है नहीं, था पास्ट इतिहास में। क्वेश्चन बिहार, बी बंगाल, सी दिल्ली और डी कश्मीर। कश्मीर को वर्तमान का हम कह सकते हैं, लेकिन बंगाल की समृद्धता सभी विख्यात थी। ये बंगाल की समृद्धता थी और बंगाल को उसमें स्वर्ग कहा जाता था। इसीलिए ब्रिटिश सरकार ने सबसे पहले बंगाल को ही कब्जा करने का कार्य किया था। उत्तर बी। लॉर्ड क्लैव ने कहा था कि लंदन और बंगाल में सिर्फ इतना ही अंतर है कि संपत्ति का अंतर हो सकता है, लेकिन दूध दही की नदियां बहती थी। हर व्यक्ति खुश था, खुशहाल था चारों तरफ। ये हमारा बंगाल था। मुगल काल में सबसे बड़ा रिचेस्ट प्रांत बंगाल हुआ करता था। उत्तर बी। बंगाल की राजधानी का क्रम कौन सा है? ए ढाका, मुर्शिदाबाद, मुंगेर। फिर बी कहता है, विकल्प पढ़ लिया जाए, मुर्शिदाबाद, ढाका, मुंगेर। सी मुंगेर, ढाका, मुर्शिदाबाद। और डी कोलकाता, ढाका, मुंगेर। ये उत्तर सही होगा, ढाका, मुर्शिदाबाद एवं मुंगेर। 64 का उत्तर ए। 65। पलासी किस नदी के किनारे स्थित है? पलासी किस नदी किनारे स्थित है? गंगा, भागीरथी, हुगली, जाह्नवी। ये भागीरथी नदी के किनारे है। उत्तर बी। गंगा का ही पर्यायवाची है सारा नाम। गुरुमुखी लिपि का आरंभ किसके द्वारा किया गया? किस गुरु के द्वारा? गुरु नानक। ए गुरु नानक, बी गुरु गोविंद सिंह, सी गुरु अंगद और डी गुरु अमरदास। तो 66 उत्तर सी, गुरु अंगद के द्वारा शुरुआत किया गया। 67। गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन बंगाल विभाजन की घोषणा 19 जुलाई 1905 को किस स्थान पर किया था? ए कलकत्ता, बी दिल्ली, सी शिमला और डी ढाका। यह शिमला भी किया था और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन हो जाता है। बंगाल विभाजन का मास्टरमाइंड पूर्वी बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर फुलर ठेठ को माना जाता है, और फुलर ठेठ नहीं, फुट डाल और शासन को नीति अपनाते हुए उन्होंने वायसराय लॉर्ड कर्जन को समझाने में सफल हो गया। और बंगाल का विभाजन हिंदू मुस्लिम एकता का विभाजन था, ताकि भारत में राष्ट्रवाद को तोड़ा जा सके। कांग्रेस की राष्ट्रपिता ये खल रहा था, खास संघी सरकार को उसकी एकता को तोड़ने का एक सतत प्रयास था। तो यहां पर उत्तर सी शिमला। 68। यह किनका कथन है कि कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है? लड़खड़ाती हुई जा रही है। यह विकल्प है लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड कर्जन, सी बाल गंगाधर तिलक और डी है अरविंद घोष। यह लॉर्ड कर्जन का स्टेटमेंट है कि अपनी पतन की ओर लड़खड़ा रही है। लॉर्ड कर्जन। जबकि डफरिन ने कहा कि कांग्रेस केवल सूक्ष्म अल्पसंख्यक का नेतृत्व कर रहा है। अरविंद घोष ने कहा कि कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली है। ये अरविंदा घोष का स्टेटमेंट था। लॉर्ड कर्जन। 69। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को कैसर हिंद की उपाधि से कब सम्मानित किया? 1915 में कैसर हिंद की उपाधि से सम्मानित किया। क्योंकि ब्रिटिश सरकार के सिपाही में भर्ती होने के लिए भारतीय युवकों को भी गांधी जी पहले आह्वान करते थे, उनके समर्थक थे। उन्हें विश्वास नहीं था कि अंग्रेज इस प्रकार का गलत काम कर सकता है, इसलिए सपोर्ट किया जाए।
लेकिन जलियांवाला बाग हत्याकांड घटने के बाद गांधी जी विक्षुब्ध हो जाते हैं और कांग्रेस की नीति को समझने में सफल हो जाते हैं और कांग्रेस के विरुद्ध में फिर वो खिलाफत कांग्रेस कमेटी, फिर उसके बाद असहयोग आंदोलन, फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, उन्होंने कार्यक्रम को अपनाया। 70 यह किस संगठन का नारा है कि भारत भारतीयों का है? ब्रह्म समाज, परमहंस मंडली, आर्य समाज, हरिजन सेवक संघ। ये आर्य समाज का स्टेटमेंट है। 70 का सी, आर्य समाज। 71 तबकाते नासी के रचनाकार कौन है? मिनाजो सिराज। इन्होंने बिहार में चुस्ते नुस्त दुरुस्ते दुस्त फारसी भाषा में वो शायर अंदाज में व्यक्त किया था। जब हिंदू धर्म में भाग फिसलता है तो भ्रमण का ही एक आधार बनता है। तो यहाँ पर मिनाजुस सिराज तबकाते नासरी ये मध्यकाल की महत्वपूर्ण पुस्तक है। उन्होंने लिखा था। अफसाना शाही विकल्प देख रहे हैं, शेख कबीर की रचना है। रियाज उस सलातीन गुलाम हुसैन की रचना है। रियाज उस सलातीन, रियाज उल सलातीन गुलाम हुसैन की रचना है। तारीखी फिरोजशाही के रचनाकार कौन हैं? ए अबुल फजल, बी जियाउद्दीन बरनी, सी अब्दुल रहीम खान खाना और डी इबादत खान। 72 का बी, जियाउद्दीन बरनी। बहुत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोत मध्यकाल को देने में जियाउद्दीन बरनी। तारीख फिरोजशाही। अकबरनामा अबुल फजल ने लिखा है। 73 बिहार के किस क्षेत्र में बौद्ध विहारों को अधिक होने के कारण इस प्रदेश का नाम बिहार पड़ा? ए नालंदा, बी ओदंतपुरी, सी राजगीर, उपयुक्त सभी। ये नालंदा, राजगीर, ओदंतपुरी में ही बौद्ध विहार था और यहीं पर बौद्ध भिक्षु को लूटने का भी काम किया गया था बख्तियार खिलजी के द्वारा। और यह जो क्षेत्र था वह बौद्धों के क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। बौद्ध मठ की प्रचुरता के कारण इसका नाम बिहार पड़ा और आज भी बिहार शरीफ को बिहार कहते हैं, बिहार शरीफ कहते हैं। यहां उपयुक्त सभी आ जाएगा। 74 सीता जी के पिता का नाम क्या था? ए कुशध्वज जनक, शिरध्वज जनक, नीथि जनक, नीनि विदेह। कुशध्वज जनक सीता जी के पिता का नाम था। जनक वहां पर एक सरनेम था। जो विदेह था, दे रहित था। इस सीता जी के पिता का नाम कुशध्वज जनक था। 75 श्रीधर दास मिथिला के किस राजा के मंत्री हुआ करते थे? नान्यदेव, बी रामदेव, सी गंगदेव, नरसिंह देव। श्रीधर दास का मैथिली संस्कृति में बहुत बड़ी योगदान है। आज उन्हीं के द्वारा नींव रखी गई मैथिली संस्कृति पूरे विश्व विख्यात है और वह नान्यदेव के मंत्री हुआ करते थे। नान्यदेव ए उत्तर ए। 76 दरभंगा राज के प्रथम शासक कौन थे? रघुनंदन दास, महेश ठाकुर, शिव सिंह, रामेश्वर सिंह। दरअसल रघुनंदन दास को ही दरभंगा राज सम्राट अकबर ने दिया था, लेकिन ये अपने गुरु महेश ठाकुर को प्रदान कर दिए और महेश ठाकुर दरभंगा राज के संस्थापक थे और 1590 में दरभंगा राज की स्थापना होती है। इसके पहले शासक महेश ठाकुर थे। शिव सिंह के दरबार में ही विद्यापति थे, उनके पुरोहित थे, जिनकी महत्वपूर्ण रचना कृतिलता और कृति पताका कहा जाता है। विद्यापति को बिहार का पहला कवि भी माना जाता है। 77 मगध की चर्चा किसमें हुई है? अर्थवेद, बी महाभारत, सी अंगुत्तर निकाय। उपयुक्त सभी, ये सभी में हुआ है मगध की चर्चा
अर्थावेद, महाभारत, अंगुत्तरनिकाय। महाभारत में जरासंध की चर्चा भी आई है, जब भगवान श्री कृष्ण मगध भी आए थे। उपयुक्त सभी। उत्तर डी 78। मगध के किस शासक ने पाटलिपुत्र से राजधानी स्थानांतरित करके वैशाली ले गया था? ए शिशुनाग, बी नंदीवर्धन, सी महापद्मनंद और डी अजातशत्रु। ये शिशुनाग ने किया था। 78 का ए। ये काशी के अमात्य थे और इन्होंने ही शिशुनाग वंश की स्थापना मगध में किया था। 79। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार वाणिज्य विभाग का अध्यक्ष किसे कहा जाता था? वाणिज्य विभाग का अध्यक्ष किसे कहा जाता था? ए पन्याध्यक्ष। शुल्काध्यक्ष, व्यापार कर वसूल करने वाला, विकल्प देख लीजिए, व्यापार कर वसूल करने वाला शुल्काध्यक्ष। सीताध्यक्ष, कृषि विभाग का अध्यक्ष। और सूराध्यक्ष, आबकारी विभाग का अध्यक्ष होता था। 80। अशोक का स्तंभ लेख 7 है, इसमें बिहार में कितना स्तंभ लेख है? बी 3 है। लौरिया आर्यराज स्तंभ लेख पश्चिमी चंपारण में है। लौरिया नंदनगढ़, लौरिया आर्यराज जो चंपारण में है, और रामपुरबा जो पूर्वी चंपारण में है। लघु स्तंभ अशोक का 5 है, शिलालेख 14 है और लघु शिलालेख की संख्या भी 14 है। 81। कौटिल्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में कितने प्रकार की दास की चर्चा किया है? 9 प्रकार की दास की चर्चा किया है। कौटिल्य ने स्वीकार किया। अर्थशास्त्र में ये बात वर्णित हुई है कि दास प्रथा थी मौर्य काल में। उत्तर सी। महाकवि 82। महाकवि कालिदास निम्नलिखित में से कौन सी रचना नहीं है? अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकांगनी मित्रम, मेघदूतम, मुद्दा राक्षस। मुद्दा राक्षस विशाख दत्त की है, यह कालिदास की रचना नहीं है। उत्तर आता है डी 83। आर्यभट्ट ने लिखित में से क्या ज्ञात नहीं किया है? शून्य का आविष्कार उन्होंने किया है। पाई का मान 22/7 बताया। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में बताया है और यह भी बताया कि सूर्य स्थिर है, पृथ्वी इसके चारों ओर चक्कर काटती है। जबकि रस चिकित्सा का संस्थापक आविष्कार करने वाला नागार्जुन थे। रस चिकित्सा नागार्जुन, यहां पर रस चिकित्सा उत्तर होगा, जो आर्यभट्ट से कोई संबंध इनका नहीं है। 84। महावीर ने ज्ञान प्राप्ति के बाद प्रथम उपदेश राजगिरी में किसे प्रदान किया? जमाली, मेघकुमार, चंदना, देवनंदा। जमाली उनके दामाद थे। कुंडग्राम में उन्होंने देवनंदा को दिया था उपदेश। बी, उसका उत्तर यहां बी होगा, मेघकुमार को उन्होंने दिया था सबसे पहले। प्रथम शिष्य इनका जमाली था। प्रथम भिक्षुणी चंदना थी, जो चंपा नरेश दधि वाहन के पुत्री थे। यहां पर मेघ कुमार उत्तर बी होगा। 85। शून्यवाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है? ए शंकराचार्य, बी निम्बिकाचार्य, सी नागार्जुन और डी रामानुजम सागरम। यहां नागार्जुन, 85 का सी नागार्जुन। पटना में पत्थर की मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया? ए जहांदार शाह, बी परवेज, सी अजीम और डी अजीमुशान। यह परवेज के द्वारा पत्थर की मस्जिद बनाया गया, जो सुल्तानगंज मोहल्ले से आगे है और पटना में, और इसमें लकड़ी और पत्थर के बने हैं। इंडो इस्लामिक ग्रीक कला का उदाहरण है। और ये जो अजीम है, ये अजीमुशान अजीम ने ही अजीमाबाद बनाया। 1 करोड़ की लागत से पटना की सुंदरता को बढ़ाया था 1702 में। अकबर के शासनकाल में 87 नंबर। अकबर के शासनकाल में बिहार में परगना की संख्या कितनी थी? 199, 245, 249, 357। परगना रेवेन्यू वसूल करने के लिए था। चौधरी या मुगल काल में मुकद्दम व्यवस्था था। अकबर के समय में यह 199 था, जबकि औरंगजेब के समय में परगना की संख्या जो उपरांत बढ़ गई तो 245 था। यहाँ अकबर का समय पूछा जा रहा है। ए उत्तर ए 199। सुई अवस्था बिरसा मुंडा को ब्रिटिश सरकार ने कब गिरफ्तार कर लिया? ए 15 जनवरी 1892, बी 2 जून 1898, सी 3 फरवरी 1900 और डी 2 जून 1900। इसका सुई अवस्था में 3 फरवरी 1900 को पत्नी के साथ सो रहे थे उसी वृक्ष के नीचे,
ब्रिटिश सरकार ने इन्हें पकड़ा था। और 12 जून 1900 को इनकी मृत्यु हो गई थी। सरकार ने इसे हाइजापेजिस के कारण उन्हें मृत्यु की बात कहा, लेकिन कहा जाता है कि इन्हें पॉइजन का सुई दे दी गई थी। 89 ताना भगत आंदोलन किस जनजाति के द्वारा आरंभ किया गया था? यह आंदोलन गांधी जी के सभी आंदोलन में बखूबी भूमिका निभाया था। कौन सी जनजाति ने भाग लिया? ताना भगत। ए मुंडा जनजाति, बी उराव जनजाति, सी संथाल जनजाति और डी बिरहोर जनजाति। ये बी उराव जनजाति। राष्ट्रपति किस जनजाति से? द्रौपदी मुर्मू। संथाल जनजाति से। लेकिन यहां उत्तर बी उराव जनजाति। 90 1857 के क्रांति में दानापुर के 3 सैनिक टुकड़ी रेजिमेंट 7वीं, 8वीं और 40वीं विद्रोह करते हुए किस जमींदार से मिला था? वो जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह से मिला था। वह जैसे मेरठ के सिपाही बादशाह जफर द्वितीय से मिला, उसी प्रकार से ये भी मिले थे। बाद में कुंवर सिंह बात का समर्थन करते हैं और 1857 क्रांति का व बिहार का नेता भी माने जाते हैं। बहुत ही बखूबी भूमिका कुंवर सिंह ने निभाया। क्योंकि 80 वर्ष की हड्डी में जागा जोश पुराना था, सब कहते हैं कुंवर सिंह भी बड़ा वीर मर्दाना था। सुभद्रा कुमारी चौहान ने उनके बारे में लिखा है। उन्हें वृद्ध युवक की संज्ञा भी दी गई है। 91 1857 की क्रांति में कुंवर सिंह ने आरा को जीतने के बाद आरा की कमान किसे सौंपा था? ए शेख गुलाम याहिया और मखदूम अंसारी, बी मोहम्मद अजीमुद्दीन और शेख गुलाम याहिया, सी शेख गुलाम याहिया ता फखरुद्दीन, डी शेख गुलाम याहिया ता मखदूम अंसारी। बी मोहम्मद अजीमुद्दीन और शेख गुलाम याहिया। उत्तर बी। 92 कुंवर सिंह ने 1857 के क्रांति में क्रमानुसार अंग्रेजी कैप्टन से संघर्ष किया था, जिसमें कुंवर सिंह की सफलता प्राप्त हुआ। यानी सभी मैदानी लड़ाई कुंवर सिंह के पक्ष में आता है। एक भी मैदानी लड़ाई नहीं हारे कुंवर सिंह। 1857 की क्रांति सीमित क्षेत्र में हुई थी, लेकिन कुंवर सिंह एक भी मैदानी लड़ाई नहीं हारा। और एकमात्र कुंवर सिंह जो अपने घर में शहीद हुआ था, घर में ही वो दुनिया को छोड़ के चले गए। क्योंकि शिवपुर घाट पर जब उन्हें गोली लगी थी तो दाहिने हाथ में गोली लगी और गंगा में काटकर उन्होंने विसर्जित किया, ले गंगा मैया मैं तुझे देता हूँ ये उपहार। और वो जगदीशपुर आ जाते हैं। 91 यहाँ उत्तर बी। लेकिन 92 में उत्तर आता है ए कैप्टन डनवर, कैप्टन मिलमैन, कर्नल डेम्स। और एक बात और भी आप याद रखिए, ये क्रम सजाने की बात आए तो विकल्प को गौर से देखिए। कैप्टन डनवर नंबर 1, 2 कैप्टन मिलमैन, सी कर्नल डेम्स, उसके बाद कैप्टन मरकर जो बी में है, क्रम है वो, कैप्टन मरकर, कैप्टन लुगार्ड, कैप्टन डगलस, ये क्रम है। और कैप्टन ली ग्रैंड तक यह अंतिम लड़ाई हुआ है। और कैप्टन डनवर से तो उसी का उल्टा किया हुआ है, तो सी का पहला तक ये पूरा क्रम है जहां अंग्रेजी कैप्टन को इन्होंने करारी शिकस्त दिया था और सभी लड़ाई जीत लिया था। 1857 की क्रांति में यह सीधे सीधे कहा जाता है कि कुमावू कुंवर सिंह एक खौफनाक मंजर ब्रिटिश सरकार कैप्टन ने पैदा कर दिया था। सेना के मनोबल गिरा चुका था। यदि 1857 की क्रांति का नेता बाबू कुंवर सिंह होते तो भारत का इतिहास कुछ और होता। ये बात समझ गए कि कैप्टन ली ग्रैंड तक ये क्रम है, 1 2 3 करके सजा लीजिए। 93 भारत शासन अधिनियम 1909 के तहत केंद्रीय विधान परिषद के चुनाव में सच्चिदानंद सिन्हा ने किस राजा को हराकर केंद्रीय विधान परिषद का सदस्य बना था? ए महाराजा रामेश्वर सिंह, बी रावणेश्वर सिंह, सी मणिचंद्र नंदी, उपयुक्त सभी। 93 का ये डी होगा। ये सभी के सभी को हराए थे। रामेश्वर सिंह गिद्धौर के राजा थे, कासिम मजार के मणिचंद्र जी थे और दरभंगा महाराज थे। रामेश्वर सिंह इन सभी को हरा करके ये पहुंचे थे। और उस समय जो बिहारी का आंदोलन चला, इनकी बातों को लोग समझने का कार्य किया, इसमें और भी एक प्रसिद्ध नेता के रूप में उभर कर आ गए।
सजदाना सिन्हा। उत्तर यहाँ डी। 94, बिहार उड़ीसा बंगाल से अलग होकर नवीन प्रांत बना, इसके लिए दिल्ली में शाही दरबार का आयोजन किया गया था। यह दरबार कब आयोजित किया गया था? 12 दिसंबर 1911। इसमें राजा जॉर्ज पंचम भाग लिए थे और इसी में फैसला लिया गया कि बंगाल को एक, पश्चिम और पूर्वी बंगाल को एक कर दिया गया और बंगाल से बिहार उड़ीसा को अलग कर दिया गया। 1 अप्रैल 1912 को बिहार उड़ीसा प्रांत अस्तित्व में आ गई और 1 अप्रैल 1936 को फिर से बिहार से उड़ीसा को अलग कर दिया गया। 15 नवंबर 2000 को झारखंड को अलग कर दिया गया। यहाँ 12 दिसंबर 1911। सी। 95, पंडित राजकुमार शुक्ला का जन्म किस गांव में हुआ था? जो चंपारण आंदोलन में गांधी, इन्हीं के निमंत्रण पर गांधी चंपारण पहुंचे थे। सतवरिया, बी बेलवा कोठी, सी मुरली हरहरवा, वृत्त में से कोई नहीं। 95, ए सतवरिया के रहने वाले थे। बेलवा कोठी, मुरली, सतवरिया में भी उनका दोहट था। सतवरिया। 96, बिहार के चंपारण नीलहे किसानों द्वारा कितने प्रकार की नील की खेती की जाती थी? 3 प्रकार का, और तीनों प्रकार इसमें विकल्प में भी है। 3 कठिया प्रथा, कुर्तौली और खुश्की। ये तीनों प्रथा, उत्तर यहाँ पर डी। खुश्की पट्टा पर ले जाती थी और कुर्तौली जो था अपनी भूमि और घर को बंधक रखना पड़ता था। 3 कठिया प्रथा, 1 बीघा में 3 कट्ठा में खेती करना अनिवार्य था। हालांकि नील खेती होने से भूमि बंजर हो जाती थी, किसान नहीं चाहते थे। इस प्रथा से ऊब कर यह चंपारण सत्याग्रह जिस तरीका से लड़े गया, गांधी जी की प्रथम सत्याग्रह का प्रयोग केंद्र भारत में था, जबकि प्रथम सत्याग्रह दक्षिण अफ्रीका में था। भारत में यही चंपारण आंदोलन था। उपयुक्त सभी यहाँ। 97, महात्मा गांधी सर्वप्रथम बिहार कब आए थे? 10 अप्रैल 1917, 11 अप्रैल 1917, 12 अप्रैल 1917 और 14 अप्रैल 1917। ये 10 अप्रैल 1917 को आए थे, पटना रेलवे स्टेशन पर आए थे। साथ में राजकुमार शुक्ला जी भी थे। उत्तर ए, 97 का ए। बिहार में मुजफ्फरपुर बम कांड कब हुआ था? खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने उन्होंने बम फेंका था 30 अप्रैल 1908 को। उत्तर ए यही होगा। हालांकि विकल्प है 30 अप्रैल 1908, 2 मई 1908, सी 9 नवंबर 1908 और डी 9 जून 1908। तो 30 अप्रैल 1908 उत्तर ए। 99, 17वीं विधानसभा में महिला प्रतिनिधि की संख्या कितनी है? तो बिहार में विधानसभा में 17वीं विधानसभा जो अब लास्ट करेगा, 18वीं विधानसभा की चुनाव नवंबर में होना है। यहाँ पर 34, 28, 26, 30 या 26 सदस्य 17वीं विधानसभा में महिला सदस्य हैं। उत्तर सी 100। बिहार में अवरक किस जिला में सबसे अधिक उपलब्ध है? राजगीर, नालंदा, जमुई, नवादा। उत्तर डी नवादा। 101, बिहार को अब तक कृषि कर्मण पुरस्कार कितनी बार मिल चुका है? 101 का उत्तर आता है कृषि कर्मण पुरस्कार अब तक बिहार को 5 बार मिला है। उत्तर सी। 2011-12 में धान पर मिला था, 12-13 में गेहूं पर मिला था, 2015-16 में मक्का पर मिला था, 2016-17 में भी मक्का पर भी मिला, 2017-18 में गेहूं पर मिला था। उसमें से 5 करोड़ रुपया, 1 ट्रॉफी, 1 प्रशस्ति पत्र प्रदान किए जाते हैं। 102, भारत में गंगा नदी 2525 किलोमीटर में प्रवाहित होती है, जबकि बिहार में 445 किलोमीटर प्रवाहित होती है। इसमें सबसे अधिक किस जिले में बिहार से प्रवाहित होती है? ए पटना। पटना से 98 किलोमीटर गंगा यात्रा करती है। भागलपुर से दूसरा स्थान पर है 89 किलोमीटर और सबसे कम समस्तीपुर में बंदर पूंछ की तरह वहां पर में गंगा जी गई हैं। 103, बिहार में सबसे अधिक सिंचाई किस नहर से किया जाता है? किस जिला में होता है?
नहर से किस जिला में सिंचाई होता है बिहार में सबसे अधिक? ए भोजपुर, बी पश्चिम चंपारण, सी औरंगाबाद, मृत में से कोई नहीं। सबसे अधिक भोजपुर में की जाती है। नहर से भोजपुर में 75% ये सिंचाई होती है, पश्चिम चंपारण में 70%, औरंगाबाद में 72%। 104, बिहार में पहली चीनी मिल की स्थापना कहाँ किया गया था? मरहौरा में किया गया था। पहला चीनी मिल 1903 में स्थापित हुई थी। 5, बिहार में रेल मार्ग कितनी है? ए 3714, बी 68,400, सी 216 और डी 3,259। उत्तर ए 3714 किलोमीटर। 68,400 ये पूरे भारत की रेल मार्ग है। 5 का ए। 106, किसान खेती में किस खाद का प्रयोग सबसे अधिक मात्रा में करता है? पोटास, सल्फर, जिंक, यूरिया। यूरिया का सबसे अधिक मात्रा में प्रयोग करता है, खपत यूरिया का है। उत्तर डी। 107, बिहार की पहली हिंदी फिल्म कौन है? कल हमारा है, सात रंग, दीन दुनिया, तीसरी कसम, कल हमारा है। फणिस्वात रेणु का उपन्यास पर आधारित ये तीसरी कसम है, जिसमें पूर्णिया का सीन को भी दिखाया गया है तीसरी कसम में, जिसमें गाना भी है, करम बैरी हो गेल हमार। 108, गोरैया दिवस कब मनाया जाता है? 5 मार्च, 10 मार्च, 15 मार्च, 20 मार्च। ये 20 मार्च को गोरैया दिवस मनाया जाता है। 108। 109, नीतीश कुमार पहली बार मुख्यमंत्री कब बने थे? ए 2000, बी 2005, सी 2006, 2014। पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री ये 2000 में बने थे, लेकिन इनके पास बहुमत नहीं थी। ये 7 डेज के लिए मुख्यमंत्री बना था। इनके पास बहुमत नहीं था, ऑलरेडी इन्हें त्यागपत्र देना पड़ा था और इनका स्थान फिर श्रीमती राबड़ी देवी बिहार के मुख्यमंत्री बन जाती हैं। फिर राबड़ी देवी को 2005 में ये हटाकर नवंबर 2005 में बिहार के मुख्यमंत्री लगातार है। उस जगह पे जीतनराम मांझी आए हैं। लगातार बिहार में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड श्री कृष्ण सिंह का रिकॉर्ड को तोड़ करके नीतीश कुमार नंबर 1 पर चले गए। 110, वर्मी कंपोस्ट का जनक किस जिला को माना जाता है? ए दरभंगा, बी समस्तीपुर, सी बेगूसराय और डी पटना। ये बेगूसराय को माना जाता है। उत्तर सी। 17 मई 2014 को यहाँ पर खेती हुई थी, इसलिए इसकी जनक कहा जाता है। बिहार का कौन सा मुख्यमंत्री विधान परिषद से चुने गए? जब मुख्यमंत्री बने उसमें लालू प्रसाद यादव या थे। नीतीश कुमार अभी विधान परिषद से ही थे, मुख्यमंत्री बनने के बाद विधान परिषद सत्ता ग्रहण किया। राबड़ी देवी भी पहली बार विधान परिषद के सदस्य हुए थे। उपयुक्त सभी। उत्तर डी। तो आप इसको बनाइए ईमानदारी से। क्वेश्चन पूरा एप्लाइड सेक्शन से ही जुड़ा हुआ था। जिस तरीका से बीपीएससी में क्वेश्चन आता है उसी को आधार बनाए थे। फिर हम बीच बीच में और भी टेस्ट की दर को बढ़ाएंगे। इसी प्रकार से जुड़े रहिए।